नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मान लेते हैं कि आपके आगे कोई आदमी चल रहा है और वो खाई में गिर जाता है, तो क्या आप आगे जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे खाई है और उसमें गिरने के बाद में आपकी जान भी जा सकती है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग में अगर किसी की गलतियों से आप सीख पाए, तो आप अपना जो रिटर्न्स है ना वो काफी अच्छा बना पाओगे और वो गलतियां दोहराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो आज के इस वीडियो का बेसिक पर्पस है कि मैंने मेरे एसआईपी करियर में जितनी भी गलतियां की हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, शेयर करने की कोशिश करूंगा, सो दैट वो गलतियां आप ना करो। अगर ये गलतियां आप अवॉइड करोगे तो मुझे गारंटी है कि आप जरूर अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना काफी इंपॉर्टेंट है और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, सो दैट इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स में वो काफी आसान हो जाए और अच्छा मुनाफा आप जरूर कमा पाओ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह एक बार जरूर ले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की ये एक कोशिश है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहली गलती, रेगुलर फंड्स आर बेस्ट व्हेन योर एडवाइजर इज एक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। आजकल ना ढेर सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको सिर्फ पैन नंबर डालना है, उसके बाद में उनके पास आपका सर्वर का पूरा डेटा आ जाएगा, आपने किस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, कितना निवेश किया है, उसके ऊपर आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। उसके बाद में वो आपको 10-15 क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपकी इनकम कैसी है, मंथली खर्चा कितना है, आपके पास इंश्योरेंस है नहीं है, ये सारी जानकारी वो लेंगे और वहां से वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी रिस्क एपेटाइट एग्जैक्टली है क्या। और ये सारा डेटा उनके पास आ जाए तो वो फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके प्रेजेंट पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड्स जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है, इसके जगह पे आप ये जो म्यूचुअल फंड्स है उसे निवेश कर सकते हो। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, अमूमन तौर पे होते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। और आपको कई सारे लोग बताएंगे कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करोगे तो ये जो बीच का एजेंट होता है वो कमीशन के तौर पे 1% ले लेगा और वो 1% आपकी जेब से जाएगा। तो बेटर है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए और 1% एक्स्ट्रा जनरेट कीजिए। लेकिन इस बारे में ना मेरी राय थोड़ी अलग है। मान लो कि आपने रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, लेकिन आपका एडवाइजर काफी एक्टिव है, काफी प्रोएक्टिव है और वो पीरियडिकली आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करता है, उसे बैलेंस करता है, टैक्स एफिशिएंट कैसे हो सकता है इसकी भी वो केयरफुली सारी कोशिश करता है और ये करने के बाद में 2-3% आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। लेकिन मैंने एक गलती की। मैंने मेरी एसआईपी की जो जर्नी है वो 2014-15 में शुरू की थी और मुझे उस वक्त डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं थी। तो मैं सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, वहां पे मैंने मेरी एसआईपी शुरू की। ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूटर था तो उसने मेरी एसआईपी जो थी वो रेगुलर म्यूचुअल फंड में शुरू की। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, उसने कभी मुझे कॉल नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया, मेरा पोर्टफोलियो देखने की कोशिश नहीं की, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है वो भी जानने की कोशिश नहीं की। सो एक इनएक्टिव किस्म का जो था वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर था। तो अगर ऐसे एडवाइजर के पास में आपने भी म्यूचुअल फंड ओपन किया है तो बेटर है वो रेगुलर म्यूचुअल फंड आप बंद कर दीजिए और खुद का स्टडी करके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। लेकिन अगर आपका एडवाइजर काफी प्रोएक्टिव है, काफी अच्छी सलाह आपको देता है और उसकी सलाह के चलते आप 2-3% अगर एक्स्ट्रा जनरेट कर पा रहे हो तो बेशक आप उसमें बने रहिएगा, उसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना। ये गलती मेरी समझ आने के बाद में अभी मैंने मेरे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जो है उसे बंद करवाया है और धीरे धीरे मैं अभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो गया हूं। तो अगर ये गलती आप कर रहे हो तो सावधान हो जाइए। दूसरी गलती, नॉट स्टेपिंग अप योर एसआईपी अमाउंट। मैंने जब मेरी एसआईपी शुरू की थी तो तकरीबन वहां से 3-4 साल तक मेरे कोई रिटर्न ही नहीं बन पाए।
हार्डली 3% 4% रिटर्न्स थे, कई कबार वो निगेटिव में चले जाते थे। तो मैं समवॉट स्केप्टिकल था कि म्यूचुअल फंड सही में अच्छे हैं या फिर नहीं, या फिर एफडी में बेटर रिटर्न्स हमें मिल पाएंगे। तो ये जद्दोजहद में मैंने कभी मेरी एसआईपी की जो अमाउंट है उसे कभी बढ़ाया नहीं। जो मैंने एसआईपी शुरू की थी वही मैंने 4-5 साल तक कंटिन्यू की, जबकि मेरी कैपेसिटी थी, मैं बेशक मेरी एसआईपी बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं बढ़ाई। लेकिन जैसे ही 3-4 साल बीत गए, 5वें साल के बाद में मुझे रिटर्न्स रियलाइज होना शुरू हो गया। मेरा पोर्टफोलियो ऊपर गया 12%, 13%, और वो जो अमाउंट थी वो देख के मैं हैरान हो गया कि पहले 4-5 साल में कोई रिटर्न्स नहीं और अचानक से 5वें-6ठे साल में रिटर्न्स आना शुरू हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि पहले 4 साल में इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। उस वक्त मार्केट साइडवाइज था, कभी नीचे चला जाता था, तो मेरी जो एवरेजिंग हो गई थी यूनिट्स की, उसने मुझे बेनिफिट दिया 5वें-6ठे साल में। तो अगर मैंने स्टेप अप एसआईपी की होती उस वक्त, तो शायद मेरा रिटर्न्स और ज्यादा होता एब्सोल्यूट टर्म में। तो अगर ये गलती आप भी कर रहे हो, आपको कोई रिटर्न्स नहीं दिख रहे, आपके पास खुशी का कोई मौका नहीं है और आप कंफ्यूजन में हो कि शायद एसआईपी मेरे लिए सही नहीं है, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल 12 साल है तो बेहिचक आप इसमें निवेश कीजिएगा, आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि अगर आपने 8 साल से ज्यादा एसआईपी में निवेश किया, म्यूचुअल फंड में निवेश किया एसआईपी के जरिए, तो निगेटिव रिटर्न्स की जो पॉसिबिलिटी है वो 90% से भी कम होती है, राइट। तो अगर आप अर्ली फेज में हो, रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तो अपनी एसआईपी जारी रखिएगा। और इनफैक्ट अगर आपकी कैपेसिटी है, आपकी पेमेंट बढ़ चुकी है, तो उसे स्टेप अप भी कीजिएगा। इसका फायदा आपको 7-8 साल बाद जरूर देखने को मिल सकता है। तीसरी गलती, अपॉर्चुनिटी फंड का ना होना। इनफैक्ट मैं इसे असेट अलोकेशन से भी रिलेटिवली मैं आपके साथ में इसे डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को। 2020 में एक्चुअली हुआ क्या था, कोरोना के वक्त मार्केट काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी थी, और उस वक्त अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी फंड होता, यानी कुछ पैसे होते, तो मैं बेशक उसे निवेश करके एक अच्छा मुनाफा कमा पाता। ऑब्वियसली मैंने उस वक्त में कुछ पैसे निवेश किए थे, लेकिन उतने नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो असेट अलोकेशन है वो प्रॉपर नहीं था। कई सारे जो एडवाइजर्स है या फिर यूट्यूबर्स है आपसे कहेंगे कि भाई हम तो 100% इक्विटी में एक्सपोज है, क्योंकि इक्विटी एक ऐसा असेट क्लास है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करता है और बाकी सारे असेट क्लास से हिस्टोरिकली इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और ये बात सही भी है, लेकिन कई बार आपको अपनी रिस्क एपेटाइट पहचान के असेट अलोकेशन करना काफी जरूरी होता है। मान लो कि 2020 में अगर मेरा 100% इक्विटी एक्सपोजर ना होते, 60% इक्विटी में होता, 40% डेट में होता, तो उस वक्त जो मार्केट करेक्ट हुआ था, तो मैं 40% मेरा डेट का जो पोर्शन है उसे बेच के उसे इक्विटी में डाल पाता और काफी अच्छा जो रिटर्न है उसे जनरेट कर पाता। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, अपॉर्चुनिटी फंड नहीं है, तो उसे बिल्ड कीजिए। अंधाधुंध इक्विटी में निवेश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपना रिस्क एपेटाइट जान लीजिए, ज्यादा अलोकेशन रखिए इक्विटी में, 75 इक्विटी में, 25 डेट में, या फिर 60-40, जो कुछ भी आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो। लेकिन असेट अलोकेशन होना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी फंड पास में होना जरूरी है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि मार्केट 5-5, 10-10% बिना बताए करेक्शन में आ जाता है। कई बार ऐसे होता है कि 1-1, 1.5 साल तक साइडवाइज करेक्शन में भी मार्केट चला जाता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपको इक्विटी में निवेश करने की। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिएगा, और ये गलती अगर आप कर रहे हो तो बी कॉशियस और अपना अपॉर्चुनिटी फंड और असेट एलोकेशन थोड़ा प्रॉपरली देख लीजिएगा। अगली गलती, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो के बारे में पता ना होना। अब ये डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है, इसे आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई म्यूचुअल फंड है, उसकी जो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है वो है 110 पॉइंट, यानी 110। इसका मतलब ये कि अगर उसका बेंचमार्क 1% से अगर गिरता है तो आपका म्यूचुअल फंड 1.1% से गिरेगा। इसका मतलब क्या कि ज्यादा पॉइंट से वो गिरेगा। तो आपको क्या करना है,
ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है कि जिसकी डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है वो कम है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। आपने खुद इसे देखना है कि एक काफी पॉपुलर कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड की, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। उसका अगर आप डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखोगे तो वो हार्डली 52 से लेके 55 पॉइंट्स तक का है। इसका मतलब उसका बेंचमार्क जब 1% से गिरता है तो ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है ना, वो हार्डली 0.55% गिरता है। अब ये इतना बेनिफिशियल क्यों होता है, इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। हम कंपेयर करेंगे दो म्यूचुअल फंड्स को, म्यूचुअल फंड ए और म्यूचुअल फंड बी। आज के तारीख में दोनों म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है वो 100 रुपए है, ऐसा आप कंसीडर कीजिए। म्यूचुअल फंड ए कम वोलेटाइल है, म्यूचुअल फंड बी जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है। ऐसे आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड बी जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में है और म्यूचुअल फंड ए जो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। तो एक साल के बाद में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, म्यूचुअल फंड ए 10% के रिटर्न्स देता है और म्यूचुअल फंड बी 20% के रिटर्न्स देगा। तो आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड बी काफी बेटर है, लेकिन 2 मिनट रुक जाइए, पूरा गणित समझ लीजिए, उसके बाद में आपकी टिप्पणी आपने देनी है। फिर दूसरा साल आ जाता है जहां पे मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है। फर्स्ट ईयर के बाद में म्यूचुअल फंड ए की वैल्यू बढ़ के हो जाती है 110, म्यूचुअल फंड बी की वैल्यू हो जाती है 120। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में करेक्शन आता है, म्यूचुअल फंड ए जो है वो 10% करेक्ट हो जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 99 रुपीज। और वहां पे म्यूचुअल फंड बी जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में है वो 20% गिर जाता है और उसकी वैल्यू हो जाती है 96 रुपीज। तो 2 साल के बाद में आपको म्यूचुअल फंड ए में 1% का नुकसान है और म्यूचुअल फंड बी में 4% का नुकसान है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि म्यूचुअल फंड ए का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन था वो काफी अच्छा था, वेराज म्यूचुअल फंड बी ज्यादा वोलेटाइल था, उसका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो ज्यादा गिर गया। अब इसके आगे भी सोचिए, तीसरे साल में मान लीजिए कि आपके दोनों म्यूचुअल फंड की वैल्यू 110 होनी है, तो म्यूचुअल फंड ए को सिर्फ 11% बढ़ने की जरूरत है। उसने अगर 11% के रिटर्न्स भी दे दिए तो वो 110 तक चला जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड बी को 110 तक जाने के लिए 14.5% के रिटर्न्स देना काफी जरूरी है। यानी जब वो 14.5-15% से बढ़ेगा उसके बाद में उसकी जो वैल्यू है 110 तक जाएगी। अब इन 3 साल के गणित से आप क्या समझे, जो म्यूचुअल फंड वोलाटाइल होता है वो गिरने के बाद में ऊपर आने में भी उसको उतनी ही तकलीफ होती है, उसको उतना ही ज्यादा अल्फा जनरेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने किसी कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड में निवेश किया जिसने अपनी डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छे से प्रोटेक्ट कर ली है, तो उसमें कम रिटर्न्स जनरेट होके भी आप पैसा बना पाओगे। तो ये जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन का जो गणित है ये मुझे पता नहीं था, ये काफी लेट स्टेज में पता चला। तो मैं अब एग्रेसिवली किसी हाई रिटर्न्स जनरेट करने वाले म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता हूं, जबकि मैं देखने की कोशिश करता हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसकी रिस्क को कैसे मैनेज करता है। अगर वो रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करता है तो मैं उस म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं, अदरवाइज एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले 3 बार जरूर सोचता हूं। तो ये सारी चीजें आपने भी कंसीडर जरूर करनी है। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको काफी अच्छी इंसाइट मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट हम जब भी नए टॉपिक्स लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।